हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे और आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 में हम लोग को आईसी इंजन टेस्टिंग एंड एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। और ये टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम जो है ये पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। बस आपको अच्छे से फार्मूला याद रखना और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है, ठीक है। तो आईसी इंजन टेस्टिंग होता क्या है या हम लोग आईसी इंजन का टेस्टिंग क्यों करते हैं? तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी आईसी इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन का गाड़ी हो, डीजल इंजन का गाड़ी हो या गैस इंजन का गाड़ी हो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ाई करना है। मान लीजिए आप कोई इंजन बनाते हैं, तो उस इंजन का जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक उसका परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। गाड़ी का मेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको इनपुट कितना दे रहे हैं और वो आपको वर्क डन करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। बहुत सारा पैरामीटर है जिसके मदद से किसी भी गाड़ी का परफॉर्मेंस पता किया जाता है। तो आईसी इंजन टेस्टिंग में हम लोग यही पता करेंगे कि कोई इंजन कितना ज़्यादा पावरफुल है, कोई इंजन कितना क्वालिटी वाइज है, जिसमें हम लोग को आसानी से इंजन का सिलेक्शन करने में मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को पहले हम लोग कवर करते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हेन एन इंजन, मतलब व्हेन एन आईसी इंजन इज डिजाइन, जब हम किसी आईसी इंजन का डिजाइन करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, पहला काम क्या होगा, डिजाइन करना। डिजाइन में उसका हर एक कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं, जिसमें उसका इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट और साथ ही साथ असेंबल पार्ट होता है। फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्या कह रहा है कि व्हेन एन आईसी इंजन इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, देन इट इज टेस्टेड in a laboratory to check the performance and efficiency of the engine, and also design in a such a way to reduce the cost and improve the power output and reliability of the engine। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर कोई गाड़ी आईसी इंजन बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। आप गाड़ी बना लिए हैं, मान लीजिए आप इस तरह से डिजाइनिंग बनाए हैं कि उसमें काफी मात्रा में मटेरियल लग गया, तो उससे क्या होगा, उस गाड़ी का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। आप ऐसा गाड़ी बना लिए जो काफी हल्का है और हाई स्पीड में जो है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम जब भी कोई आईसी इंजन बनाते हैं तो सबसे पहला जब बनता है तो उसका फाइनली हम लोग टेस्ट करते हैं हर एक एंगल से, इंजन के परफॉर्मेंस से, स्पीड से, फ्यूल कंजम्पशन से, जो प्रोडक्ट गैस छोड़ रहा है उसके आधार पर। और उसके आधार पर ही हम लोग किसी इंजन को बेस्ट इंजन का नाम देते हैं। तो क्या कह रहा है, कि जब भी हम लोग कोई इंजन का डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, चेक करते हैं लेबोरेटरी में। क्या करते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस और उसके इफिशियंसी को हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर जो हम गाड़ी बना रहे हैं उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर किए, हर एक पैरामीटर दिए और उससे उसका कॉस्टिंग बढ़ गया। तो कॉस्ट भी कम रखना है और साथ ही साथ वो आउटपुट ज्यादा दे और रिलायबल रहे, मतलब भरोसेमंद रहे वो इंजन। ऐसा नहीं कि आपको बीच रास्ता में धोखा दे दे। क्लियर हो गया? कह रहा है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर, मतलब अगर किसी इंजन का आप अगर परफॉर्मेंस पता कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट का हमको परफॉर्मेंस पता करना है कि ये कैसा स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे, फिर हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे, फिर फाइनल एग्जाम लेंगे। तो उससे उस बच्चा का क्वालिटी पता चल जाएगा कि उसको कितना सब्जेक्ट का या ब्रांच का नॉलेज है। तो उसी तरह अगर हमको किसी इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा तो हम कह सकते हैं कि वो इंजन कितना क्वालिटी वाइज है, कितना यूजफुल है, या वो इंजन कितना अच्छा है। तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर का मतलब क्या होगा कि इंजन परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सक्सेस विथ विच इट इज टू बी डूइंग इट्स असाइन जॉब। कह रहा है कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको पावर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम सारे टॉपिक, सारे यूनिट को कवर कर दिए।
अब मेरा जो क्वालिटीज है या मेरा जो परफॉर्मेंस है वो कैसे पता चलेगा? तो तभी पता चलेगा जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, और जब हम एग्जाम आप दे रहे होंगे और वहां पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको दिखेगा कि नहीं सारा क्लासेस में कराया हुआ ही चीज आया हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा क्योंकि जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया। तो उसी तरह क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस पैरामीटर का मतलब हो गया है परफॉर्मेंस इंडिकेट द डिग्री ऑफ सक्सेस विथ विच इट इज डूइंग इट्स असाइन जॉब। मतलब हम जो गाड़ी बना रहे हैं, जो आईसी इंजन बना रहे हैं, वो बहुत सारे चीज पर निर्भर कर रहा है कि वो इंजन में टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, फ्यूल कितना ले रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, उसका इफिशियंसी कितना है। ये सारे के आधार पर किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो कह रहा है द डिग्री ऑफ सक्सेस इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस क्या क्या चीज पर निर्भर कर रहा है? तो पहला कर रहा है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब होता है कि अगर हम 1 घंटा के लिए कोई फ्यूल को जलाए, तो 1 kg का फ्यूल जला रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो 1 kg का फ्यूल अगर हम जला रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और उससे कितना ब्रेक पावर आपका जो है डेवलप होता हो या इंडिकेटेड पावर डेवलप होता, वही आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया कि सर ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर किसको कहते हैं? तो आगे के सेशन में या आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंडिकेटेड पावर या ब्रेक पावर क्या होता है। दूसरा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क। इंजन के अंदर टॉर्क कितना जनरेट हो गया। देखिए मोस्टली क्या होता है, इंडिया का जो कंज्यूमर रहता है अगर वो गाड़ी खरीदने जाता है तो उसको कोई मतलब नहीं है, पहला कि उसको पहले दिमाग में बैठा रहता है कि हमको किस टाइप का मॉडल का गाड़ी खरीदना है। दूसरा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं कि मेरा इंजन कितना सीसी का है, कितना टॉर्क जनरेट करता है, कितना पावर है। पर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप अगर कभी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको सबसे पहला ये मालूम होना चाहिए कि मेरा इंजन कितना सीसी का है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, टॉर्क कितना जनरेट करता है। तो वो आपको सारा चीज जो है उसके कैटलॉग में मिल जाएगा, नहीं तो वहां पर जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो आपको डिटेल में बता देंगे। तो क्या कह रहा है कि किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है? तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के आधार पर। दूसरा क्या है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क के आधार पर। तीसरा क्या है कि पावर आउटपुट कितना देता है। चौथा क्या है, स्मोक या एग्जॉस्ट स्मोक एंड अदर इमिशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई गाड़ी कितना धुआं दे रहा है, क्योंकि देखिए जो भी गाड़ी कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वो ज्यादा समय तक इस पूरे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो स्मोक कैसा छोड़ रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है पावर एंड मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद थर्मल इफिशियंसी क्या है, हीट बैलेंस क्या है उसका, फ्यूल एयर रेशियो क्या है। तो यहां से फ्यूल कंजम्पशन आपको समझ में आ गया है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंजन के अंदर कितना इफेक्टिव प्रेशर हो रहा है, टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, पावर आउटपुट कितना है, एग्जॉस्ट किस तरह से कर रहा है। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है? तो मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब होता है कि ब्रेक पावर को अगर इंडिकेटेड पावर से भागा दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी मिल जाएगा, ठीक है। और थर्मल इफिशियंसी का जब भी बात होगा तो बस याद रखना वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, नहीं तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हीट बैलेंस का मतलब होता है कि इंजन के अंदर हम कितना हीट दे रहे हैं और वो हीट किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग हीट बैलेंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ एयर और फ्यूल का रेशियो कितना है। तो देखिए अब हम लोग यहां से आपको यह समझ में आ गया कि इंजन का परफॉर्मेंस हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है जिसके आधार पर किसी भी इंजन का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। मान लीजिए आप 3 इंजन ले लिए, तीनों इंजन में ये सारे पैरामीटर को देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी आपको दिखेगा वो बेस्ट इंजन होगा। तो आई होप आपको ये इतना दूर समझ में आ रहा होगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स, आप इसको फटाफट नोट करेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है और फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, ठीक है। तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे, ओके।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है और फ्रिक्शनल पावर क्या होता है। तो ये दिमाग में बैठाना है कि इंजन के अंदर तीन तरह का पावर डेवलप होता है, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर। फ्यूल के जलने के कारण, फ्यूल के जलने के कारण पिस्टन के हेड पर जो पावर मिलता है, ऐसे पावर को इंडिकेटेड पावर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये याद रखना है कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा तो कुछ ना कुछ घर्षण होगा। क्रैंकशाफ्ट में बहुत सारा गियर, चेन, ड्राइव लगा हुआ है, वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहा होगा। तो किसी तरह का अगर लॉसेस हो जा रहा है उस पूरे पावर के डेवलपमेंट के दौरान, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल पावर कहेंगे। और जो बचा खुचा पावर क्रैंकशाफ्ट को मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्रेक पावर कह रहे हैं। तो आप फिगर से यहां देख पा रहे होंगे कि एक इंजन है, उसका एक इंटरनल पार्ट है, इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है। देखिए पिस्टन के टॉप सरफेस पर फ्यूल के जलने के कारण जो पावर मिला, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब ये जो पिस्टन है ये इसमें रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये क्रैंक शाफ्ट को, यहां पर ये जो पार्ट है ये आपको क्या हो गया? क्रैंक है। तो क्रैंक शाफ्ट के पास जो पावर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक पावर कहते हैं। और जो फ्रिक्शन लॉस हो जाता है या फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल पावर के तौर पर जानते हैं। तो फाइनली हमको क्या समझ में आ गया कि इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर और प्लस फ्रिक्शनल पावर होता है। तो मैथमेटिकली याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब होता क्या है इंडिकेटेड पावर, इसको हम लोग डिफिनीशन से देखते हैं। तो क्या कह रहा है? द टोटल पावर डेवलप बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल in the combustion chamber or inside the engine cylinder is called indicated power। क्लियर हो गया कि इंजन सिलेंडर मतलब आईसी इंजन के कंबशन चैम्बर में फ्यूल के जलने के कारण जो पावर डेवलप होता है, ऐसे पावर को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिकेटेड पावर कहेंगे। कहता है इंडिकेटेड पावर इज द पावर अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पावर स्ट्रोक। आपको पता था कि इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर। पावर का बहुत सारा नाम है जिसमें एक्सपेंशन स्ट्रोक भी है, पावर स्ट्रोक भी है। ठीक है, उसके बाद आप वर्किंग स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं। तो सीधा भाषा में बोल रहा है कि इंडिकेटेड पावर का मतलब होता है, क्या होता है कि पावर स्ट्रोक के दौरान जब इनिशियली पिस्टन को जो पावर मिलता है फ्यूल के जलने के कारण, सीधा भाषा में एट द टॉप ऑफ द पिस्टन, मतलब फ्यूल के जलने के कारण पिस्टन के टॉप पर जो पावर मिलता है, ऐसे पावर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर कहते हैं। कहता है कि इसको हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं? आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? इंडिकेटेड पावर इज यूजुअली मेजर बाय टेकिंग द इंडिकेटर डायग्राम। देखिए हम लोग इंजन सिलेंडर के साथ क्या करते हैं? एक पेंटोग्राफ का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो पेंटोग्राफ क्या करता है? अपने आप जो है डायग्राम ड्रॉ कर देता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के मदद से हम लोग क्या करते हैं? वहां से वर्क आउटपुट निकाल लेते हैं। तो वर्क आउटपुट निकल गया, पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंडिकेटेड पावर। तो कहता है कि इंडिकेटर डायग्राम के मदद से हम लोग आसानी से जो है इंडिकेटेड पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। और जो डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। आप जानते भी हो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के डायग्राम का दूसरा नाम इंडिकेटर डायग्राम भी होता है। अब यहां है इंडिकेटेड पावर इज कैलकुलेटेड बाय, ध्यान देंगे, इंडिकेटेड पावर इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड रहता है। ये पूरा का पूरा जो है डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला नहीं निकला है, इंपेरिकल रिलेशन है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? इंपेरिकल रिलेशन को रट जाएंगे। जहां डेरिवेशन वाला पार्ट्स होगा वहां जरूर आपको पूरा डिराइव करके दिखाएंगे, और जहां एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकला होगा कोई फॉर्मूला उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? याद रखें, क्योंकि इंजन, बहुत सारे इंजन के टेस्टिंग करने के बाद ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। पर कैसे ये डेवलप हुआ ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए इंडिकेटेड पावर का मतलब सिंपल हो गया कि फ्यूल के जलने के कारण इंजन सिलेंडर के टॉप सरफेस पर, मतलब पिस्टन के टॉप सरफेस पर पावर जो मिलता है उसको इंडिकेटेड पावर। तो आप दिमाग में बैठाओ, पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
अब प्रेशर बराबर पढ़े हैं फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स के जगह लिख सकते हैं प्रेशर गुना एरिया, करेक्ट है। तो यहाँ देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स के जगह प्रेशर गुना एरिया, और x का मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रोक लेंथ, तो यहाँ पर L लगा दीजिए, और टाइम के जगह पर मिनट के लिए होगा तो 60 कर दीजिए। तो यहाँ से ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमको इंपेरिकल रिलेशन है, डायरेक्ट याद रखना है। तो क्या है रिलेशन, तो PM इंटू 10⁵ इंटू L इंटू A इंटू N डिवाइडेड बाई 60, ये वाट में हो। आपको रटना कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। फॉर सिंगल सिलेंडर इंजन इंडिकेटेड पावर क्या है, तो 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे। 100 साल किसी भी देश के बारे बता रहे हो, जरूरी नहीं है कि अपने भारत देश का ही बात हो रहा हो। जो भी मिनिस्टर बनते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। समाज सेवा बड़ा कम होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो क्या है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कोई बच्चा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है, खतरनाक पॉलिटिशियन है। वो पूरा का पूरा जो है कोई इस नेता का पक्ष में, कोई उस पार्टी का पक्ष का रहता है। तो हम क्या है, निर्दलीय है, किसी पक्ष में नहीं है। तो क्या कह रहा है, इंडिकेटेड पावर का क्या मतलब हो गया, 100 साल, याद रखना है 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे। अब यहाँ L फॉर लालू यादव भी ले सकते हैं, तो किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है। L फॉर लालटेन, ओके। तो 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे, लालटेन नहीं रहेगा। अब लालू यादव को भी ले सकते हैं पर उनको नहीं लेना है, ठीक है। तो 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे, लालटेन नहीं रहेगा, ठीक है। और यूनिट याद रखना है किलोवाट में, और 60 भी याद रखना है। अभी घटना 60 दिन में हो जाए, 60 साल में हो जाए। अगर लालू यादव रह गए तो प्रधानमंत्री 100 साल तक तो ऐस नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही आ जाएंगे। तो 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे, लालटेन नहीं रहेगा, 60 दिन में घटना हो जाएगा। यूनिट याद रखें किलोवाट। अब यहां से समझिए कैसे बता रहा हूं कि पावर बराबर क्या लिखे, P इंटू A इंटू L डिवाइडेड बाई 60, करेक्ट है। तो पावर यहां पर क्या चीज में है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, किस यूनिट में है ये याद रखना है, बार में। और आप जानते हैं 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या किए, PM लिख दिए, बार में था, और बार को क्या किए, न्यूटन मीटर स्क्वायर में किए, तो 10⁵ कर दिए। L जो है स्ट्रोक लेंथ है, क्या चीज में है, मीटर में है। A क्या है, एरिया ऑफ सिलेंडर है, किस में है, मीटर स्क्वायर में। और N जो है ये आपको नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट है, ये याद रखना है, और डिवाइडेड बाई 60। तो अगर हम इसको 1000 बाहर निकाल दिए, ठीक है, मतलब 10⁵ को हम लिख सकते हैं 10⁵ गुना 10⁵, तो 10⁵ तो 1000 हो गया। 1000 को हम लोग किलो कहते हैं, इसलिए यहां से हम लोग 10⁵ निकाले, तो ये क्या हो गया, किलो, करेक्ट। तो बचा क्या, 10⁵ मतलब 100, तो 100 लिख दिए। PM इंटू एरिया इंटू L इंटू N डिवाइडेड बाई 60, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, 100 साल प्रधानमंत्री ऐस करेंगे, लालटेन नहीं रहेगा, 60 दिन 60 साल जिसमें भी है घटना हो जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या हो गया, किलोवाट। अब यहां पर याद रखना है ये किसके लिए था, फॉर सिंगल सिलेंडर इंजन। पर अगर मल्टी सिलेंडर इंजन होगा, ये एक इंजन में इतना पावर डेवलप हो रहा है, मान लीजिए 4 इंजन है, तो चारों इंजन में तो फ्यूल जलेगा ना। तो जब मल्टी सिलेंडर का बात करेंगे, बस एक आगे में इंटू कर देंगे K, ठीक है। K फॉर यहां पर क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर 1 सिलेंडर है तो यहां ये वाला फॉर्मूला जाएगा, अगर 2 सिलेंडर है तो 2 से गुना करें, 3 सिलेंडर 3 से गुना कर देंगे। और PM क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो लिखा रहेगा कि एक इंजन है उसमें 5 बार का मीन इफेक्टिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो बस ये याद रखना, अब आपको चेंज नहीं करना है 5 बार को न्यूटन में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी हम लोग चेंज कर दिए। तो यहाँ पर आप फटाक लिख देंगे 5 बार का मतलब 5 बार से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम लोग चेंज कर चुके हैं। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी आप नहीं भूलेंगे। क्या बता रहा हूँ कि जो डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी बार को हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। तो क्वेश्चन में अगर 5 बार लिखा है तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में यहाँ 5 लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी उसका कन्वर्सन है,
करेक्ट है। ए एरिया निकाल लेंगे, डायमीटर दिया रहेगा तो आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, सिलेंडर सर्कुलर होगा तो π/4d², और एल जो है स्ट्रोक लेंथ है। अब यहां पर ये याद रखना है, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, ए फॉर एरिया ऑफ द सिलेंडर इन मीटर स्क्वायर, एन स्पीड इन आरपीएम, और एन जो है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट है। अब ये याद रखना है कि अगर 2 स्ट्रोक होगा तो आपको पता है कि एक ही चक्कर में पावर बन जाता है, तो अगर 2 स्ट्रोक होगा तो यहां पर याद रखना है एन की जगह कैपिटल एन ले लेना है। पर अगर 4 स्ट्रोक है तो 2 चक्कर मारता है तब जाके एक पावर स्ट्रोक होता है। इसका मतलब है कि 4 स्ट्रोक में जो पावर डेवलप होता है वो 2 चक्कर मारने के बाद होता है। तो अगर हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कंपेयर करेंगे तो इसका आधा होता है, क्योंकि 2 चक्कर मारने के बाद है, तो इसमें याद रखेंगे n/2 होता है 4 स्ट्रोक इंजन। तो यहां पर क्या लिख देंगे, n/4। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए मल्टी सिलेंडर इंजन हैज अ 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, तो बस याद रखना है कि n के जगह n/2 लिखना, और n क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इंडिकेटेड पावर समझ में आ गया। तो फाइनली क्या हो गया, ईंधन के जलने के कारण पिस्टन सिलेंडर के हेड पर जो पावर मिलता है, ऐसे पावर को क्या कहते हैं, इंडिकेटेड। ये याद रखना है कि इंजन गाड़ी कभी भी इंडिकेटेड पावर पर काम नहीं करता है, वो किस पर काम करता है, ब्रेक पावर। दिमाग में ऐसे सोचिए कि 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो वो इंडिकेटेड पावर, 80 नंबर आया तो ब्रेक पावर, और जो इधर उधर चला गया वो क्या हो गया, फ्रिक्शनल पावर। तो आई थिंक आपको इंडिकेटेड पावर समझ में आ गया। अब एक काम और कर लेना है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां से मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मीन इफेक्टिव प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर का उसी से निकलता है। तो ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ये होता है, देखिए आपको क्या बताओ, इंडिकेटर डायग्राम के मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ इंडिकेटर एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू, या यहां पर पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एक डिवाइसेस है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो गया, A4 एरिया इनटू स्प्रिंग इंडेक्स को S से रिप्रेजेंट कर दिए, और डिवाइडेड बाय बेस लेंथ, तो इसको हम लोग क्या किए, L से रिप्रेजेंट कर दिए। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया रहे कि एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज समथिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है एंड बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला के मदद से प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बना कहां से, तो वापस फिर से सब इंपेरिकल रिलेशन है, नहीं तो इंडिकेटर डायग्राम के मदद से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पर हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोग को फॉर्मूला डायरेक्ट रट जाना है क्योंकि इंपेरिकल रिलेशन है। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में मीन इफेक्टिव प्रेशर दे दिया है तो इसका यूज नहीं करना है, ये तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दिया है, ठीक है। चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेक पावर क्या होता है, ठीक है, और नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं जिसमें हम लोग ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।